हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर की यूनिट थर्ड में क्लास सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमें लिखनी आज हमें पढ़नी है क्लास 1 मिनट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है आज है धन घूर्णी धन घूर्णी या रिजिड बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। धन घूर्णी रिजिड रोटेटर। जो द्रवणगुणी हम लेंगे द्विपरमाणुक अणु के बारे में बात करेंगे। और द्विपरमाणुक अणु की बात करते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस द्रवणगुणी में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। तो अगर हम द्रवणगुणी के बारे में देखें तो इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है वो है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो है माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंग है या सूक्ष्म विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जब कोई अणु कम ऊर्जा वाले माइक्रोवेव क्षेत्र से, मैंने आपको क्षेत्र बताए थे अलग अलग। 1 मिनट देखो, इस वाले में ये वाला जो माइक्रोवेव क्षेत्र है ये किसकी तरंग दैर्घ्य इस दिशा से इस दिशा में जाने पे कम हो रही थी। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद रेडियो वेव्स की होती है, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से देखें तो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो जब कोई अणु कम ऊर्जा वाले माइक्रोवेव क्षेत्र से, एक मिनट, सॉरी मैं उल्टा बोल गई कि यहाँ से यहाँ जाने पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है और ऊर्जा की वैल्यू कम। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम, और वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि जब कोई अणु कम ऊर्जा, ई की वैल्यू कैसी, कम ऊर्जा के माइक्रोवेव क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, कौन से का एनर्जी कम के माइक्रोवेव क्षेत्र से क्या करेगा, विकिरणों का अवशोषण करेगा। विकिरणों का अवशोषण करता है तो उनमें आणविक घूर्णन संपन्न होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, आणविक घूर्णन होने का मतलब है, इसको हम कह सकते हैं कि अणु एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। ठीक है, तो इसमें आणविक घूर्णन संपन्न होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक घूर्णन ऊर्जा से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक बात, जब इस तरह से आणविक घूर्णन होगा तो क्या होगा, घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन घूर्णन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन एवं विश्लेषण जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है उसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, क्या कहता है, माइक्रोवेव। तो हम द्रवणगुणी जिसका पढ़ेंगे, या तो इसे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं या फिर इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जा सकता है। तो घूर्णी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत करेंगे, जिसमें हम कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का यूज करते हैं, माइक्रोवेव विकिरणों का यूज करते हैं।
इन माइक्रोवेव तरंगों के लिए एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। कम एनर्जी के माइक्रोवेव क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है, जिससे आणविक घूर्णन संपन्न होता है। आप कह सकते हैं एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरी घूर्णन ऊर्जा स्तर में होता है संक्रमित होते हैं, और इस क्रिया के दौरान घूर्णन स्पेक्ट्रम बनते हैं, और इन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किसमें करते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। जहां से स्टार्ट किया था वहां पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, या फिर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब इसके आगे जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसके लिए गुरुत्व केंद्र से क्या करेंगे हम, देखो, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी के लिए गुरुत्व केंद्र, कौन सा, गुरुत्व केंद्र से घूर्णित द्वि परमाणुक अणु को सरलतम दृढ़ घूर्णी के रूप में मानते हैं। क्या करना है हमें, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र से घूर्णित द्विपरमाणुक अणु को सरलतम दृढ़ घूर्णी मानेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कोई द्विपरमाणुक अणु है जिसमें दो परमाणु हैं ए और बी, ए और बी हो गए, माना कोई अणु है जिसमें जिसमें दो परमाणु हैं ए और बी, ए और बी, जिनका अगर मैं इनका द्रव्यमान देखूं तो इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और इसका है m2 क्रमशः है। जो एक दूसरे से अगर इनकी दूरी देखी जाए तो इनकी एक दूसरे में दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, कैसी होगी, r होती है। r लंबाई, r दूरी पर स्थित है ये परमाणु गुरुत्व केंद्र से क्रमशः। अब इसके लिए हम एक गुरुत्व केंद्र लेंगे, गुरुत्व केंद्र बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरेगा, ये इसका गुरुत्व केंद्र मानेंगे। ये इसका गुरुत्व केंद्र हो गया। गुरुत्व केंद्र, इस गुरुत्व केंद्र से ए की दूरी तो है r1 और इसकी दूरी है r2। ओके, बस हमें इतना काम करना है। तो हमने क्या किया है, जो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें दृढ़ घूर्णी की कल्पना करनी है, तो दृढ़ घूर्णी में हमें क्या लिया है, दो एक अणु लिया है जिसमें दो परमाणु ए और बी हैं, इनका केंद्र, गुरुत्व केंद्र मध्य में से होकर गुजरता है, जिससे ए की दूरी r1, बी की दूरी r2 और ए और बी के मध्य दूरी क्या है, r है। ए का द्रव्यमान m1, बी का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, अब माना अणु ए बी अक्ष पर घूर्णन, उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरती है। हमें क्या कंसीडर करना है कि ये जो अक्ष गुरुत्व केंद्र है, इसी से एक अक्ष होकर जा रहा है, और इस अक्ष के सापेक्ष ये अणु घूर्णन करता है। इस अक्ष के सापेक्ष क्या करता है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में घूर्णन कर रहा है। घूर्णन गुरुत्व केंद्र से गुजरता है, उस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। जब दोनों ओर से आघूर्णों का मान एक समान, हमने माना इस दिशा में और माना इस दिशा में घूर्णन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, हमने क्या माना है कि जब ये घूर्णन कर रहा है तब दोनों ओर से आघूर्णों का मान एक समान होगा। मतलब ये है m1 आघूर्ण बराबर m1 m2 r2। मतलब जब ये इस दिशा में m के सापेक्ष घूर्णन करे तो m1 r1, m2 के सापेक्ष तो m2 r2, दोनों परमाणुओं के सापेक्ष जो आघूर्ण आएगी उसकी वैल्यू कैसी होगी, बराबर। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे मैं m1 की वैल्यू निकालूं तो m1 m2 r1 क्या आएगा, m1 बराबर m2 r2, या अपॉन में चला गया r1। अगर मुझे m2 निकालना हो तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 r1 अपॉन r2। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो सी बात है। आगे देखो, जब
अणु अक्ष पर घूर्णन करता है, अक्ष पर घूर्णन करता है, कंटिन्यू करते हैं, अक्ष पर घूर्णन करता है तो इसके जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे आई से, जड़त्व आघूर्ण आई को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या होगा, मतलब ये है आई बराबर क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। मतलब ये है कि दोनों के कारण जो कुल, जब पूरे अणु का, जब हम कह रहे हैं कि जो अणु है अक्ष पर घूर्णन कर रहा है तो कंप्लीट जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, m1 की वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू क्या थी, m1 बराबर था m2 r2 अपॉन r1, ये वैल्यू है m1 बराबर है m2 r2 अपॉन r1। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, देखो ये वाली वैल्यू है ना। तो सबसे पहले m1 की वैल्यू देख लो क्या है, m2 r2 अपॉन r1, m2 r2 अपॉन r1, r1 का स्क्वायर, तो r1 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा r1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 r1 अपॉन r2, m1 r1 अपॉन r2, r2 का स्क्वायर, r2 से ये स्क्वायर कट गया, ये बच गया। आ गया, इसे रख दो इक्वेशन नंबर 3। अब आई बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसमें से m1 प्लस r2, एक मिनट देखो, इसमें भी r1 है, इसमें भी r1 है, r2 तो r1 r2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m2 प्लस m1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम से क्या क्लियर है कि जो r है वो r1 और r2 के योग के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे चित्र से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या था, r इक्वल्स टू है r1 प्लस r2, तो इससे मैं r1 को निकालू तो r माइनस r2, व r2 को निकालू तो r माइनस r1 आ जाएगा। ठीक है, r1 निकालो तो ये साइड चेंज करेगा, माइनस में r2। ठीक है, अब आगे देखो, ये मैं यहाँ तक ओके, अतः अब r1 की वैल्यू आ चुकी है ये, तो मैंने क्या किया था, मेरा फॉर्मूला निकला था m1 r1 बराबर m2 r2, तो यही फॉर्मूला लेना है। m1 स्टार्टिंग में r1 बराबर m2 r2 आया था, अब मुझे r2 की जगह जो वैल्यू आइडेंटिफाई की r2 क्या है, r माइनस r1, इसको पुट करना है, तो क्या आएगा, m r माइनस r1। ओके, तो क्या आएगा, m1 r1 बराबर m r माइनस r1, इक्वेशन नंबर 5। सेम दोबारा फॉर्मूले को लिखो, m1 m2 r2, अब मैं यहां रख देती हूं, अब मैं m2 को इधर ले लेती हूँ, ये हो गया m2 r2 बराबर m1 r1, सेम बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, m2 ठीक, m2 r2 बराबर r1 की वैल्यू पुट करो, m1 r माइनस r2, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 5 व इक्वेशन नंबर 6 से। इन फर्स्ट कौन सी है देख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट 5 और 6 से क्या आएगा देखो,
क्या थी, इक्वेशन 1 लिखते हैं पहले, m1r1 बराबर m2r2, इधर भी लिख लो m1r1 बराबर m2r2, पुट कर लिया। अब देखो, अब लिखेंगे m1, जो पहले काम किया था ये रिपीट करने की वजह से नीड नहीं है, हाँ ठीक है, r1 की वैल्यू निकालेंगे, रिपीट ही कर ले। देखो m1r1 बराबर, अब मैंने क्या किया, m2 की r2 की वैल्यू क्या रखी थी, ये आया था, तो इस वाली इक्वेशन 5 को ले लो। अब इक्वेशन 5 क्या है, r माइनस r1, इसी तरह r1 की वैल्यू क्या थी, ये रखी थी r माइनस r2 बराबर m2r2, या क्या। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, m1r1 बराबर m2r माइनस m2r1 आ गया। अब मुझे m2r को इधर देखो, m2r1 इसको साइड चेंज करके इधर ले लेंगे, तो क्या आएगा m1r1 प्लस m2r1 बराबर m2r, इतना आ गया। इसमें से r1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा m1 प्लस m2, और r1 कॉमन आ गया, r1 यहाँ बचा m2r, r1 की वैल्यू निकालनी है, तो r1 बराबर क्या आ जाएगा, r1, इसको फॉर्म में पहुंचा दो, क्या आएगा m1, एक मिनट, r1 बराबर क्या आ जाएगा m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये r1 की वैल्यू। अब इसी से मुझे यहाँ पर r2 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा m1r माइनस m1r2 बराबर m2r2। अब आगे m1r को इधर रहने दो, इसको साइड चेंज कर दो, क्या आ जाएगा m1r2 प्लस m2r2, तो m1r बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, r2 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमें r1 और r2 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। अब आगे क्या करेंगे, अब लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ है, ये वाला समीकरण। क्या करेंगे, समीकरण 2 में हमें r1 व r2 की वैल्यू पुट करनी है, समीकरण 2 में r1 व r2 के मान पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा i, देखो समीकरण 2 r1 और r2 की वैल्यू पुट कर दो, मैं कर रही हूँ आगे डायरेक्ट, क्या आएगा m1 m2r m1 m2 का स्क्वायर चेक कर लेना, m2 m1r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, आगे था। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, आगे स्क्वायर को प्रॉपर सभी पे स्क्वायर ले लेंगे, देखो क्योंकि पूरा होल स्क्वायर, तो m2 का स्क्वायर r का स्क्वायर सभी का स्क्वायर, तो क्या करेंगे m2 का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन इसका भी m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस सेम m1 का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, आगे। अब आगे देखो i बराबर, अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन है क्या, चेक करो, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो m1 इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, m2 भी है, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा m2 प्लस m1, क्योंकि इसमें से तो एक m कॉमन आ गया, इसमें से एक m1 कॉमन आ गया, ठीक है, m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ओके। अब m1 प्लस m2 लिख लो, या m2 प्लस m1 सेम बात है, इससे ये स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, i बराबर क्या आ जाएगा m1 m2 r स्क्वायर अपॉन क्या बचा m1 प्लस m2, आता आगे, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, m1 m2 m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 इस पूरे की जगह, देखो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ इसको, इसकी जगह क्या रख देंगे, म्यू। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी है, चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट आगे देखो, हाँ इक्वेशन 7 आ गई। अब आगे देखो, ये जो समीकरण आया है कौन सा, इक्वेशन नंबर 7, यह समीकरण अणु के जड़त्व आघूर्ण को द्रव्यमान और बंधु, म्यू क्या था, ये म्यू क्या है, समानीत द्रव्यमान। तो म्यू किस किस के मध्य संबंध है, जड़त्व आघूर्ण, जो जड़त्व आघूर्ण है अणु का जड़त्व आघूर्ण वो द्रव्यमान और बंध दूरी के पदों में दिया है। किसे, समानीत द्रव्यमान और अणुओं के परमाणु के मध्य दूरी के पदों में दिया है, किसकी वैल्यू, जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू। लेकिन अगर हम देखें, एक घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग L को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये होता है। अगर मैं यहां ओमेगा की बात करूं, ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय वेग। तो अगर मुझे कोणीय संवेग की बात करनी है तो L बराबर होता है आई ओमेगा। लेकिन बट अणुओं के कोणीय संवेग कैसे होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, L बराबर अंडररूट जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर, इसको 8 कर दो, इसको कर दो 9, इक्वेशन नंबर 9। यहाँ J क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या क्या होती है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ J क्या है, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकती है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला वैसे तो होता है L बराबर आई ओमेगा, लेकिन जो अणुओं के कोणीय संवेग होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, उनके लिए L बराबर ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर J बराबर क्या है, J की वैल्यू 0.0123 हो सकती है, और J को क्या कहा जाता है, घूर्णन क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात हम समझ गए कि घूर्णन क्वांटम संख्या कहेंगे। अब घूर्णन, क्योंकि हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब अणु स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित कर रहा है तो अणु इसका मतलब क्या है कि अणु एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जा रहा है, इसका मतलब यही है। तो जब एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाएगा, स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा, उसे जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं वही है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही होती है। तो एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा स्तर बदल रहे हैं, इसका मतलब उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, तो हम क्या कहेंगे वो आगे देखो। और घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा भी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ई आर बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आता है, ई आर बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जो आपके नोट्स हैं उसमें ई आर बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आया वो भी बताया गया है, कैसे बताया, या ई आर बराबर होता है, जैसे कोई दो अणु हैं, दोनों अणु के लिए 1/2 m1 ओमेगा
ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस 1/2, दोनों अणु के लिए ले रहे हैं, M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों अणुओं के लिए, एक के लिए ऊर्जा, दूसरे के लिए ऊर्जा। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1/2 M1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस 1/2 M1 ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ये आ गया। अब आगे देखो, अब मैं क्या करूंगी, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन लग रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो ER बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब ये किसके बराबर था, I के, तो इसकी जगह में I लिख देंगे, तो ओमेगा I लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, I ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये वाला यहाँ पे आ गया। तो आप चाहो तो इस स्टेप को छोड़ दो, नो नीड, इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 10। 9 तक हो चुकी है प्रोसेस, इक्वेशन नंबर 10 आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, घूर्णन करने वाले एक द्विपरमाणुक अणु की क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा को हम निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो सूत्र है, निम्नलिखित सूत्र कौन सा है, ये वाला, ER बराबर, हाँ, ER बराबर क्या आ गया था, ये सूत्र आ गया था। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, ER बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, I का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और I का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया है, तो I स्क्वायर अपॉन I आ जाएगा। अब इसको रेज करो, I स्क्वायर अपॉन, ये ओमेगा स्क्वायर है, अपॉन I आ गया। अब आप ये बताओ, L बराबर I ओमेगा अभी देखा था कि नहीं, पीछे नोट्स में जाना, नोट्स में मैं आपको दिखा देती हूँ, चलो। L बराबर I ओमेगा आया था, अगर यहाँ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यही किया है, क्योंकि स्क्वायर में है तो इस वैल्यू को भी स्क्वायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 L स्क्वायर अपॉन 2I हो गया, 2I, तो L स्क्वायर अपॉन 2I आ गया। अब देखो, समीकरण 9 से L का, 1 मिनट, L का मान रखने पर क्या था, समीकरण 9 में L का मान चेक करते हो, चेक करो, L बराबर था अंडर रूट J+1 H अपॉन 2 पाई था। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, करो क्या आएगा, ER बराबर, इसकी जगह पुट करो, J+1 रूट हट चुका है, क्या आएगा, H स्क्वायर अपॉन, देखो H अपॉन था, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसका स्क्वायर हुआ तो उसका रूट हट गया और इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा, J+1 H स्क्वायर 2I 4 पाई स्क्वायर। 2I तो है ये, 4 पाई, यही तो फॉर्मूला देखा था, देखो 4 पाई 2, इसका मैंने स्क्वायर किया तो क्या आएगा, J+1 H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बस एक ही है। आगे, ठीक है, आगे देखो, ER बराबर J+1 H स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 2 और 4 का, 4 2 जा 8, तो क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर I, लिया गया। या फिर मैं लिख सकती हूँ, इसको आगे लिख लो, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J+1, ये आएगा। अब आगे देखो, यहां तक आ गया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ER के स्थान पर EJ को लिख देंगे, ये वाला जो है, इस ER के स्थान पर EJ लिखा जा सकता है। देखो मैं लिख देती हूँ, फिर उसको समझा दूँ, क्या होगा, EJ बराबर होता है H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J
J+1 इक्वेशन नंबर 11। इसका मतलब ये है कि जो हमने ER है, हम उस ER के स्थान पर EJ लिख सकते हैं। तो ER बराबर ये था तो EJ बराबर भी ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये किया है, EJ बराबर h² / I J+1 लिख दिया है। ये हो गया इक्वेशन 1। और याद रखना है ये किस में है, जूल में है वैल्यू। ठीक है, अब करेंगे हम क्या, यदि ऊर्जा को जूल के बजाय हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है, में बदलना हो तो समीकरण 11, कौन सा, ये वाला समीकरण 11 में HC से भाग देने पर क्या करेंगे, पूरे में HC से EJ/HC बराबर h²/8π² IHC और J+1। तो पूरा एक ही पद है, H से h² गया, EJ/HC होता है EJ बार लगा दो बराबर, अब आएगा h/8π² IC J+1। अब तक ये वैल्यू किस में थी, जूल में, अब किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में। लिख दिया। तो हमें जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है तो HC से भाग देना पड़ेगा और EJ/HC EJ बार हो जाता है। अब ये समीकरण है, इस समीकरण में एक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, देखो h/ ये वाली वैल्यू, इस वाली को देखो, h/8π² IC लिख रही हूं। उपरोक्त समीकरण में h/8π² IC सभी क्या है, स्थिरांक है। अतः इसके स्थान पर एक हम नया स्थिरांक प्रयुक्त करेंगे b, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, b लिखेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। देखो क्या आएगा फिर, EJ बार बराबर BJ, 1 मिनट, J+1, लेकिन अभी भी वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम क्या कह सकते हैं, B बराबर क्या है, h/8π² IC, ठीक है, जिसको हम कहते हैं घूर्णन स्थिरांक। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है यह द्विपरमाणुक अणु के लिए ऊर्जा का व्यंजक है। ये वाला कितने परमाणु, द्विपरमाणुक अणु के लिए ऊर्जा का व्यंजक है। और इस व्यंजक से स्पष्ट होता है कि घूर्णन ऊर्जा जड़त्व आघूर्ण तथा क्वांटम संख्या J पर निर्भर करती है। यहाँ पर दृढ़ घूर्णी की डेरिवेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।